इंदिरा गांधी ने नहीं, भारत के इस प्रधानमंत्री ने लगाई थी पहली बार इमरजेंसी। नमस्कार, मेरा नाम XYZ है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस पर। इमरजेंसी को आज भी हमारे देश में एक काले धब्बे या ब्लैक स्पॉट की तरह देखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी वो पहली प्रधानमंत्री नहीं थी जिन्होंने भारत में इमरजेंसी लगाई? इंदिरा गांधी नहीं तो कौन थे वो नेता जिन्होंने पहली बार भारत में इमरजेंसी लगाई? इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि इमरजेंसी वास्तविकता में क्या होती है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी भी देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से प्राप्त होते हैं। भारत में फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को बहुत अधिक तवज्जो दिया जाता है। यही कारण है कि नागरिकों के पास अधिकार होता है कि यदि कोई भी कभी भी अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अब जब फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार इतने जरूरी हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शन तो तभी लगाया जा सकता है जब देश पर सीधा खतरा हो। यानी इमरजेंसी सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब हमारे देश की सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी या गवर्नेंस पर किसी भी तरह का खतरा हो। इसे और सिंपल भाषा में कहें तो जब हम किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति में हों, जहां पूरे देश को खतरा हो या इंटरनल गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम हो, यानी हमारे देश में जो सरकार है वो इसे चलाने में सक्षम ना हो, या फिर जो सेना है उसने विद्रोह कर दिया हो और देश की शांति भंग कर दी हो, केवल इन्हीं तीनों स्थितियों में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। यानी जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता, देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। अब बात करते हैं पहली इमरजेंसी के बारे में। आजाद भारत में पहली इमरजेंसी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी सन 1962 में। इस इमरजेंसी को घोषित करने के पीछे का कारण था इंडिया और चाइना के बीच चल रहा युद्ध। जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1962 को इमरजेंसी की घोषणा की और ये इमरजेंसी 5 सालों तक चली। इस दौरान मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और आम नागरिकों को बिना ट्रायल के जेल में डालने का प्रावधान भी था इस इमरजेंसी में। इंडिया और चाइना का युद्ध 1 महीने में खत्म हो गया था, फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने इमरजेंसी नहीं हटाई और ये इमरजेंसी 5.5 सालों तक चली। हालांकि इसी दौरान भारत को इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1965 से भी गुजरना पड़ा। इन सब के बाद देश की पहली इमरजेंसी 10 अगस्त 1968 को हटाई गई। देश की दूसरी इमरजेंसी साल 1971 में लगाई गई थी, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये वही समय था जब भारत की जीत के बाद बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित कर दिया गया था। भारत की तीसरी और फिलहाल की आखिरी इमरजेंसी की घोषणा साल 1975 में हुई। ये भारत की सबसे चर्चित इमरजेंसी थी और इसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी भी माना जाता है। इस इमरजेंसी के बारे में हम सब जानते हैं, पर हम में से काफी लोग जो नहीं जानते वो ये कि जिस समय इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में तीसरी इमरजेंसी की घोषणा की थी, यानी साल 1975 में, उस समय भारत में पहले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के चलते इमरजेंसी जारी थी। आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले ही हमने 1971 में लगी हुई इमरजेंसी के बारे में आपको बताया था। दरअसल जब देश में तीसरी इमरजेंसी लगाई गई, तब यह इमरजेंसी भी जारी थी। यानी इंदिरा सरकार ने एक इमरजेंसी के दौरान ही दूसरी इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि 1975 में लगाई गई इमरजेंसी और 1971 की इमरजेंसी के रूप में काफी फर्क था। साल 1971 की इमरजेंसी का सीधा प्रभाव आम नागरिकों पर नहीं पड़ रहा था, पर 1975 की इमरजेंसी में क्या हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। नानी पालकीवाला जैसे बड़े वकील भी उन दिनों जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
देश में चुनाव होना तो संभव ही नहीं था और आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन कर लिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाने वाला भारत उस दौरान चंद लोगों की सोच के आधार पर चल रहा था। शायद यही कारण है कि इसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा गया और इसे आज भी इंदिरा सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। जब इमरजेंसी पर इतनी चर्चा हो ही गई है, तो उन कारणों के विषय में भी बात कर लेते हैं जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को ऐसा भयावह कदम उठाना पड़ा। ये कहानी 1971 के लोकसभा इलेक्शन से शुरू होती है। यहां कांग्रेस को एक शानदार जीत मिली थी और उसने 518 में से 352 सीट्स पर जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ी और राजनारायण को हराकर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। लेकिन राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन दायर की और इंदिरा गांधी पर ब्राइबरी, मिसयूज ऑफ पावर जैसे कई चार्जेस फाइल किए। हालांकि काफी सारे इल्जामों को हाई कोर्ट ने नकार दिया, पर दो ऐसी बातें थीं जिसके चलते इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त घोषित कर दिया गया। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में स्टेज और लाउडस्पीकर इत्यादि सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, जो कानून का उल्लंघन था। और दूसरा, यूज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज एन इलेक्शन एजेंट। यशपाल कपूर, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे। इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट बनने से पहले यशपाल कपूर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा 13 जनवरी 1975 को सबमिट किया और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कार्यरत थे, तो वहां से अप्रूवल आना जरूरी था और वहां से उन्हें अप्रूवल मिला 25 जनवरी को और उसके बाद 4 फरवरी को उन्हें इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट अपॉइंट कर दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया न्याय संगत थी, लेकिन इसमें एक चूक हो गई। यशपाल कपूर ने 9 जनवरी और 17 जनवरी को इंदिरा गांधी के इलेक्शंस में उनके फेवर में स्पीच दी और उस दौरान वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिसका सीधा मतलब था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इस्तेमाल हुआ इलेक्शन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ इस चुनाव को निरस्त घोषित किया, बल्कि इंदिरा गांधी पर 6 साल का बैन भी लगा दिया, जिसके चलते वो आने वाले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और इंदिरा गांधी को अधिकार दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंटिन्यू कर सकती थीं और लोकसभा में एज एन एमपी कंटिन्यू भी कर सकती थीं, लेकिन वोट नहीं कर सकती थीं, यानी उनका वोट काउंट नहीं होगा एज एन एमपी। और ये राहत भी उन्हें नेक्स्ट हियरिंग तक ही मिली थी। काफी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को काफी एक्सट्रीम मानते थे, यहां तक कि सरकार के विरुद्ध केस लड़ने वाले नानी पालखीवाला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी की तरफ से केस लड़ने को भी तैयार थे। लेकिन मिसेस गांधी को ये आधी अधूरी फ्रीडम मंजूर नहीं थी और ना ही वो एक लंबे वक्त तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के फेवर में थी। अब इसे डर कहें या इनसिक्योरिटी कहें या एक्शन का रिएक्शन, मिसेस गांधी ने इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और इस डिक्लेरेशन के पीछे उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को कारण बताया। अगर इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो गलत था, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाकर भारत के लोगों के साथ और भी ज्यादा गलत किया। जस्टिस टेक्स टाइम। भारत में कानून व्यवस्था है जो अपने हिसाब से काम करती है और कोई भी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। हर किसी को अपने हिस्से का न्याय और अपने हिस्से की सजा दोनों के लिए ही कानून के फैसले का इंतजार करना होता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और कोई भी अपनी गवर्नेंस बरकरार रखने के लिए इसका वो स्टेटस छीन नहीं सकता। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ इसे शेयर करिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे
इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ।